ओके, लास्ट क्लास में हमने मेथड के 2 स्टेप्स को पढ़ा। कौन कौन सा? एक तो डीएनए का आइसोलेशन और एक हमने वेक्टर प्लाज्मिड को स्टडी किया। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। पीबीआर 322 रेडी है और हमें पैसेंजर को प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करना है। हम पैसेंजर को सिलेक्टेबल मार्कर में इनकॉर्पोरेट करते हैं और 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। आप किसी एक सिलेक्टेबल मार्कर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो मान लो कि मतलब जो हम प्रोसेस स्टडी करेंगे उस प्रोसेस में हमने वेक्टर को या प्लाज्मिड को BAM-H1 एंजाइम से कट किया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो यहाँ पे कट हो गया और जो पैसेंजर है, पैसेंजर अपने आप जाके यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गया। मतलब कि आपने जो है वो BAM-H1 से प्लाज्मिड को कट किया एंड जो फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन है वो जाकर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में इनकॉर्पोरेट हो गई और जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ से ब्रेक हो गई ना, उसका सीक्वेंस जो है वो यहाँ से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे कोई और सीक्वेंस इंसर्ट हो गया, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन से अब जो है वो रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। मतलब tetracycline resistant gene is now inactive and this inactivity is due to insertion. It is known as insertional inactivation. जो जीन का inactivation is due to insertion of other DNA sequence, it is known as insertional inactivation. अब हमारा प्लाज्मिड जो है वो एक तो रिकॉम्बिनेंट बन गया और इस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिव है। अगर आप इस प्लाज्मिड को PBU1 से कट करते या फिर PST1 से कट करते तो पैसेंजर कहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट होता? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। उस केस में कौन सा जीन इनएक्टिव हो जाता? एम्पीसिलिन वाला। हमने जो है वो किससे कट किया? BAM-H1 से। सो पैसेंजर कहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। कौन सा जीन इनएक्टिव हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव है एंड दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एंड अब हम जो है वो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, जिन प्लाज्मिड्स को हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया है, अब हम इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, डालेंगे और हम यहाँ पे जो होस्ट सेल यूज़ कर रहे हैं वो होस्ट सेल कौन सा है? ई कोलाई है। पीबीआर 322 को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ई कोलाई में उसको यूज़ किया जाता है। तो एक बार ज़रा इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। हमारा जो प्लाज्मिड्स हैं पीबीआर 322 जो प्लाज्मिड्स हैं ये हमने इनको रिकॉम्बिनेंट बना लिया। अब हमें इनको होस्ट सेल ई कोलाई में डालना है। हम एक सिंगल ई कोलाई को लेंगे, उस ई कोलाई में से उसके सारे प्लाज्मिड्स को हम बाहर निकाल देंगे। ई कोलाई के अपने भी तो प्लाज्मिड्स हैं ना, तो हमने होस्ट सेल ई कोलाई को लिया और इस ई कोलाई में से उसके सारे प्लाज्मिड्स को हमने बाहर निकाल दिया। अब इस ई कोलाई में सिर्फ न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड नहीं है। हमने इस ई कोलाई को कल्चर मीडियम में ले लिया और अब ये ई कोलाई कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई हो रहा है और अब आपके पास कल्चर में ई कोलाई प्रेजेंट हैं और इन ई कोलाई में इनका अपना कोई भी प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ई कोलाई में मल्टीप्लाई कराना है। अगर ई कोलाई के अपने प्लाज्मिड्स ई कोलाई में रहेंगे तो जो है वो फॉरेन जो डीएनए है या जो फॉरेन प्लाज्मिड आप इसमें डालोगे उसके को रेप्लिकेट होने के लिए स्पेस कम रहेगी। रेप्लिकेशन के लिए जो मटेरियल वगैरह रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन वगैरह बनने के लिए वो भी कम रहेगा और हमें उन प्लाज्मिड्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें सिर्फ किस प्लाज्मिड का रिक्वायरमेंट है? जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया है।
सो हमारे पास कल्चर मीडियम में अब ई कोलाई हैं। अब हम इस कल्चर मीडियम में जो है वो ये जो प्लाज्मिड्स हमने बनाए, इन प्लाज्मिड्स को, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को हमने कल्चर मीडियम में डाल दिया। इसी कल्चर मीडियम में आपने डाईवेलेंट कैटाइंस को ऐड कर दिया। मान लो कैल्शियम आयंस को भी आपने कल्चर मीडियम में डाला। इन कैल्शियम आयन या डाईवेलेंट कैटाइन की वजह से ई कोलाई का जो सेल वॉल है वो परमिएबल बन जाएगा एंड जो प्लाज्मिड्स हैं वो सेल वॉल को क्रॉस कर जाएंगे। अभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, वो ई कोलाई की सेल वॉल को क्रॉस कर जाएंगे। अब आप इस कल्चर को आइस के ऊपर, आइस में इंक्यूबेट करोगे। उसके बाद आप कल्चर को हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर दोगे, 42 डिग्री सेल्सियस। वापस आप इसको आइस में लेकर जाओगे। इसको बोला जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। और इस हीट शॉक ट्रीटमेंट की वजह से ई कोलाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो है वो एक तरह से इंक्रीज हो जाएगी एंड जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंड ई कोलाई के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएंगे। तो मतलब अब जो ई कोलाई है उसके अंदर प्लाज्मिड एंटर हो चुका है। जिस ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड एंटर हो गया उसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, और जिस ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड एंटर नहीं हो पाएगा वो रहेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब इस कल्चर में आपके पास दो तरह के ई कोलाई होंगे। कौन से ई कोलाई? ट्रांसफॉर्मेंट्स वाले एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वाले। अब हमें सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई है उनका रिक्वायरमेंट है। तो अब हम जो ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई हैं उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करेंगे, और उसको सेपरेट करने के लिए हम एक जो है वो प्लेटिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, उस वाले प्लेटिंग मेथड को हम स्टडी करेंगे। हम ज़रा दोबारा से एक बार आ जाते हैं। हमारा प्लाज्मिड रेडी है और इस प्लाज्मिड में पैसेंजर जीन अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर चुका है। सो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स आर रेडी। हमें इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट सेल में डालना है और होस्ट सेल ई कोलाई है। तो मैं एक ई कोलाई लेके आपको समझा रही हूँ। हमने ई कोलाई को, सिंगल ई कोलाई को लिया और इस ई कोलाई में से जो है वो ई कोलाई के प्लाज्मिड्स को बाहर निकाल दिया। हमने किनको बाहर निकाला? ई कोलाई के प्लाज्मिड्स को बाहर निकाला, क्योंकि हमें ई कोलाई के इन प्लाज्मिड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस ई कोलाई को हमने एक कल्चर मीडियम में ले लिया और इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे। तो आपके पास कल्चर मीडियम में जो है वो ई कोलाई का कल्चर आपके पास है। अब आप हर ई कोलाई के अंदर उसका अपना न्यूक्लियोइड का डीएनए प्रेजेंट है, किसी में कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। अब आप इस कल्चर मीडियम में ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स बनाए हैं, इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को आपने कल्चर मीडियम में डाल दिया और इसी कल्चर मीडियम में आपने जो है वो डाईवेलेंट कैटाइन, मान लो कैल्शियम आयन को भी ऐड कर दिया। इस डाईवेलेंट कैटाइन की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो है जो सेल वॉल है ये सेल वॉल परमिएबल बन जाएगा एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो सेल वॉल को क्रॉस कर जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस कल्चर को हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे। हीट शॉक ट्रीटमेंट का मतलब आपने कल्चर को पहले आइस में रखा, उसके बाद आप उसको हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर दे रहे हो, वापस आप उसको आइस पे रख रहे हो। तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल बन जाएगा और ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं, ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये ई कोलाई के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएंगे। मतलब ई कोलाई के अंदर अगर ये प्लाज्मिड एंटर कर जाता है तो ई कोलाई बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर एंटर नहीं करेगा तो ई कोलाई रहेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इस कल्चर मीडियम में अब हमारे पास दो तरह के ई कोलाई हैं, ट्रांसफॉर्मेंट वाले एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले। हमें किसका रिक्वायरमेंट है? ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई का, जिनके अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हैं। सो अब हम ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई से सेपरेट करते हैं। तो पहले हम इतना पार्ट जो है इस पार्ट को लिख लेते हैं।
ठीक है, आगे लिखो स्टेप नंबर 3, आपने हेडिंग डाला हुआ है स्टेप नंबर 3 का, और इसमें आपने लिखा था इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड और वेक्टर। ठीक है, आप इसमें लिखो फॉरेन जीन is inserted in any one selectable marker नेक्स्ट लाइन में लिखो in explained process comma plasmid is cut by BAM-H1 as a result of which comma foreign gene get incorporated in tetracycline resistant gene अगली लाइन में ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन comma tetracycline resistant gene become inactive ब्रैकेट में insertional inactivation सर्कल करो insertional inactivation नेक्स्ट लाइन में plasmid becomes recombinant next line in this recombinant plasmid comma tetracycline resistant gene is inactive but ampicillin resistant gene is active दो लाइन छोड़ो, स्टेप नंबर 3 ओवर है यहाँ पे, आगे लिखो स्टेप नंबर 4 ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लिखो ट्रांसफॉर्मेशन में होस्ट सेल E. coli is taken नेक्स्ट लाइन में plasmids of E. coli are removed अंडरलाइन करो plasmids of E. coli are removed नेक्स्ट लाइन में modified E. coli या this E. coli is
grown in culture medium. This E. coli is grown in culture medium, grown in culture medium, where E. coli multiply, where E. coli multiply. नेक्स्ट लाइन में recombinant plasmids are added in this culture medium, नेक्स्ट लाइन में divalent cations, underline divalent cations like calcium ions are also added in this culture medium, as a result of which cell walls of E. coli becomes permeable for recombinant plasmids, in culture medium, अगली लाइन में then this culture is incubated on ice, then culture is transferred to high temperature ब्रैकेट में 42 डिग्री सेल्सियस and again incubated on ice, ब्रैकेट में लिखो हीट शॉक ट्रीटमेंट, अंडरलाइन कर लेना हीट शॉक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लाइन में एज ए रिजल्ट कॉमा recombinant plasmids enter in cytoplasm of E. coli, and E. coli get transformed, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो two types of E. coli are present in this culture medium. अंडरलाइन करो two types of E. coli are present in this culture medium. Number 1,
Number 1, transformed. Number 1, transformed E. coli, underline करो, transformed E. coli, ब्रैकेट में having foreign plasmid, having foreign plasmid. नेक्स्ट लाइन में नंबर 2, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अंडरलाइन करो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ब्रैकेट में विदाउट फॉरेन प्लाज्मिड, विदाउट फॉरेन प्लाज्मिड, विदाउट फॉरेन प्लाज्मिड. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप ओवर है, आगे लिखो, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में लिखो सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, हेडिंग को. ठीक है, सो हम एक डायग्राम की हेल्प से इसको स्टडी करते हैं. तो PBr 322, ये आ गया PBr 322. ये पैसेंजर जीन है, फॉरेन जीन, पैसेंजर जीन. तो फॉरेन जीन को PBr 322 में इनकॉर्पोरेट किया गया. दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट ना हो, एंड कुछ एक में हो सकता है फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है. सो जिस प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेशन नहीं है, दैट इज नोन एज नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. और जिसमें इनकॉर्पोरेटेड है वो आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड्स को होस्ट सेल में डालना है. सो स्टेप का नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन. अब ट्रांसफॉर्मेशन में 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगी, मतलब कल्चर में आपके पास 3 तरह के ई कोलाई की पॉसिबिलिटी रहेगी. 1 टाइप ऑफ ई कोलाई जहां पर प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ, इनको बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. एंड सेकेंड टाइप होगा जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड एंटर हुआ. थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड एंटर हुआ. तो पहला वाला बन जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट. और सेकेंड वाला बन गया रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, recombinant transformant. So 3 types. ठीक है, मैं डायग्राम बना रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको. अगार प्लेट को ले लिया गया, दिस इज अगार प्लेट. This is agar plate 1 having ampicillin.
having ampicillin. Agar plate 2, and this is agar plate 2. With tetracycline. ठीक है, ज़रा इस वाले पार्ट को एक बार समझते हैं। एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उस पर आते हैं। कल्चर मीडियम में जो है वो PBr 322 को डाल दिया जाता है और इसी कल्चर मीडियम में हमने BAM H1 को डाला और इसी कल्चर मीडियम में हमने पैसेंजर जीन को डाल दिया। एंड कल्चर मीडियम में बहुत सारे PBr 322 के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने बड़े सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो BAM H1 के डाले, आपने बड़े सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैसेंजर जीन के डाल दिए। BAM H1 जो है वो PBr 322 को कट करेगा और वहाँ पे पैसेंजर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ PBr 322 जो है वो कट ना हो पाए और वहाँ पर पैसेंजर इनकॉर्पोरेट ना हो पाए। तो आपके पास कल्चर मीडियम में इस समय दो तरह के जो है वो PBr 322 हैं। वो PBr 322 जहाँ पर फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट हो चुका है और जहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया वो बन गया रिकॉम्बिनेंट PBr 322 और जहाँ नहीं हुआ वो बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या नॉन रिकॉम्बिनेंट PBr 322। अब आपने इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई होस्ट सेल्स को डाल दिया एंड इसी कल्चर मीडियम में अब आपने जो है वो डाइवेलेंट कैटाइन को डाल दिया। कल्चर मीडियम को आपने हीट शॉक ट्रीटमेंट दे दिया। अब जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये प्लाज्मिड्स होस्ट सेल ई कोलाई में एंटर होना शुरू होंगे। तो अब हमारे पास इस कल्चर मीडियम में 3 तरह के ई कोलाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एक वो ई कोलाई होंगे जिनमें कोई सा भी प्लाज्मिड एंटर नहीं होगा। एक वो ई कोलाई होंगे जिनमें जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर हो गया। कुछ ऐसे होंगे जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर हो जाएगा। तो इस कल्चर मीडियम में 3 तरह के ई कोलाई हैं। कौन कौन से? एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिनके अंदर प्लाज्मिड एंटर हुआ ही नहीं है। एक वो हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड एंटर हुआ है, तो ये बन गए ट्रांसफॉर्मेंट। पर ये ट्रांसफॉर्मेंट भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो ट्रांसफॉर्मेंट जहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर हो गया और एक वो ट्रांसफॉर्मेंट जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर हो गया। तो आपके पास इस कल्चर मीडियम में 3 तरह के ई कोलाई प्रेजेंट है। हमें इन तीनों में से कौन सा वाला ई कोलाई चाहिए? एक तो चाहिए ट्रांसफॉर्म्ड वाला, और ट्रांसफॉर्म्ड में भी आपको कौन सा चाहिए? जिसका PBr 322 कैसा है? रिकॉम्बिनेंट है, मतलब जहाँ पे पैसेंजर जीन है। तो हमें वो वाला जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेंट में से। उसको हम कैसे अलग करेंगे, इस पर आते हैं हम। अभी जो मैंने आपको समझाया, हमने कल्चर मीडियम में PBr 322 के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स लिए। हमने उसी कल्चर मीडियम में पैसेंजर जीन्स की कॉपीज़ को डाल दिया और इसी कल्चर मीडियम में हमने BAM H1 को डाल दिया। अब BAM H1 जो है वो PBr 322 को कट करेगा, पैसेंजर जीन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ PBr 322 में पैसेंजर जीन इनकॉर्पोरेट ना हो। कल्चर मीडियम में हमारे पास अब 2 तरह के प्लाज्मिड्स हैं। एक वो जो रिकॉम्बिनेंट बन गए और एक वो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहे जिनमें पैसेंजर जीन इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ।
अब हमने इसी कल्चर मीडियम में होस्ट सेल ई कोलाई को डाल दिया। इसी कल्चर मीडियम में जो है हमने डाइवेलेंट कैटायन डाले, हमने हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया और अब ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये ई कोलाई में एंटर हो गए। कुछ ई कोलाई में हो सकता है कि कोई सा भी प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ, वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वो हैं जहाँ पे प्लाज्मिड्स एंटर हो गए, वो क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेंट्स में कौन सा प्लाज्मिड एंटर हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। और कुछ एक में कौन सा एंटर हो गया? रिकॉम्बिनेंट वाला। इस कल्चर मीडिया में हमारे पास 3 तरह के अब ई कोलाई हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ हैं एंड ट्रांसफॉर्मेंट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ हैं। हमें कौन से वाले तीनों में से ई कोलाई चाहिए? ये वाला। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट कर लेंगे। तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? प्लेटिंग मेथड यूज होता है। हमने एक अगार प्लेट को ले लिया, आपने एक अगार प्लेट को ले लिया, आपने इस अगार प्लेट में कल्चर मीडियम से ई कोलाई को माइक्रोपिपेट की हेल्प से उठाया और सिंगल ई कोलाई को आपने जो है वो अगार प्लेट पर रख दिया। आपने सिंगल ई कोलाई को अगार प्लेट के ऊपर प्लेस कर दिया। तो मान लो हमारी इस अगार प्लेट पर तीनों तरह के ई कोलाई प्लेस हो गए। मान लो कि तीनों तरह के ई कोलाई प्लेस हो गए, तो मैं उस हिसाब से इसको ले लेते हैं। तो हमने अगार प्लेट में ई कोलाई को प्लेस कर लिया, डिस्टेंटली प्लेस किया, दूर दूर, क्योंकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इस अगार प्लेट में एम्पीसिलिन को डाल दिया। अब एम्पीसिलिन डालने के बाद जब आप इस वाले ई कोलाई को एम्पीसिलिन मीडियम में रखोगे तो ये वाला ई कोलाई एम्पीसिलिन मीडियम में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा या नहीं करेगा? आपने सबसे पहले पढ़ा था कि ई कोलाई कैन बी किल्ड बाय एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल कैनामाइसिन। मतलब ई कोलाई के अंदर तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है और इस ई कोलाई के अंदर जो है वो PBr322 एंटर हुआ ही नहीं। अगर PBr322 एंटर हुआ होता तो PBr322 में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, फिर ये ई कोलाई सर्वाइव कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर जो है कोई एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे ही आप इस ई कोलाई को एम्पीसिलिन वाले में प्लेस करोगे, ये यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा, ये यहाँ पे ई कोलाई जो है वो डाई कर जाएगा, कॉलोनी को फॉर्म नहीं कर पाएगा। जब आप इन वाले ई कोलाई को एम्पीसिलिन पे रखोगे तो क्या ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो PBr322 गया ना इसके अंदर। इस PBr322 में तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ही है और मतलब ये एम्पीसिलिन को रेजिस्ट कर सकता है ना। तो ये वाले ई कोलाई यहाँ पे सरवाइव करेंगे और ये वाले ई कोलाई अपनी कॉलोनी बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई होंगे? बिकॉज दे आर हैविंग एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड दिस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू PBr322 जिसको इन्होंने रिसीव किया था कल्चर मीडियम में। अब थर्ड वाले पे आते हैं। क्या ये वाले ई कोलाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि इनमें भी तो PBr322 है और PBr322 में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव है, उसमें तो हमने जीन इंसर्ट किया ही नहीं था। तो इवन ये वाले ई कोलाई भी अगार प्लेट 1 पर अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और ये अपनी कॉलोनी को फॉर्म करेंगे। मतलब पोजीशन 1 पर कोई ई कोलाई नहीं है, पोजीशन 2 पर कॉलोनी बन गया, पोजीशन 3 पर भी कॉलोनी बन गई। तो इस वाले स्टेप में जो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो सरवाइव करेगा ही नहीं। आपकी अगार प्लेट पर सिर्फ कौन से ई कोलाई हैं? जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। मतलब कि इस वाले स्टेप में आपने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट कर लिया और किसकी हेल्प से सेपरेट किया? एम्पीसिलिन की हेल्प से। इस वाले स्टेप में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन is behaving as selectable marker to select transformant from non-transformant. अब हमें इनमें से
रिकॉम्बिनेंट को अलग करना है क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेंट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक वेलवेट पेपर को लेंगे, एक वेलवेट पेपर लिया जाएगा और इस वेलवेट पेपर का जो साइज है हम अगार प्लेट 1 के हिसाब से लेंगे। इस वेलवेट पेपर को हम अगार प्लेट 1 के ऊपर वेलवेट पेपर को हम प्लेस कर देंगे। तो ये वेलवेट पेपर पर अगार प्लेट 1 पे जहाँ जहाँ बैक्टीरिया हैं, मतलब वहाँ से कुछ बैक्टीरिया कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वेलवेट प्लेट पर, वेलवेट पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपका जो वेलवेट पेपर है वो वेलवेट पेपर में, मतलब ये वेलवेट पेपर है और पोजीशन 1 पर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, पोजीशन 2 पे कुछ बैक्टीरिया होंगे एंड पोजीशन 3 पे कुछ बैक्टीरिया होंगे। आपका वेलवेट पेपर अगार प्लेट 1 का रेप्लिका आपने बना लिया, आपने इसका क्या बना लिया, एक तरह से रेप्लिका बना लिया। अब आप अगार प्लेट 2 लोगे, इस अगार प्लेट 2 पर अब आप उस वेलवेट पेपर को उल्टा करके रखोगे, प्रेस करोगे ताकि वेलवेट पेपर के बैक्टीरिया कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं, अगार प्लेट 2 पर ट्रांसफ़र हो जाएं। तो अब अगार प्लेट 2 जो है वो पोजीशन नंबर 1 पे कोई बैक्टीरिया रिसीव नहीं करेगी, 2 पे करेगी, 3 पे करेगी। तो अगार प्लेट 2 पर बैक्टीरिया, अगार प्लेट 3 पर बैक्टीरिया। तो अगार प्लेट 2 जो है वो भी किसका रेप्लिका है, अगार प्लेट 1 का रेप्लिका बन गया। अगार प्लेट 1 में 1 पोजीशन पर कोई बैक्टीरिया नहीं, 2 पर नॉन रिकॉम्बिनेंट, 3 पर रिकॉम्बिनेंट, सेम किस में आ गया, अगार प्लेट 2 पर। अब आप अगार प्लेट 2 पर टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे। अब आप क्या डालोगे, टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो अगार प्लेट 2 पर जो सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन के बैक्टीरिया क्या टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सरवाइव करेंगे अपने आप को या नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो इस पर आते हैं। देखो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है इसमें पीबीआर 322 है और पीबीआर 322 एक ये ऐसा पीबीआर 322 है जिसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में पैसेंजर गया ही नहीं है। मतलब इनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो एक्टिव ही है और क्योंकि इसका एक्टिव है मतलब पोजीशन नंबर 2 के बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर पैसेंजर गया ही नहीं था। तो ये वाले बैक्टीरिया जो है वो अपने कॉलोनी, इनकी कॉलोनी बनती चली जाएगी। एंड थर्ड पोजीशन वाले ये रिकॉम्बिनेंट वाले, इनका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो ब्रेक हो गया हुआ है। क्यों ब्रेक हो गया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर तो पैसेंजर डाल दिया था हमने। मतलब कि थर्ड नंबर पर जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अपनी प्रोटीन बना नहीं पा रहा क्योंकि वो इंसर्शनली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया यहाँ पे डाई कर जाएंगे, ये सरवाइव करेंगे ही नहीं। मतलब थर्ड नंबर पर जो बैक्टीरिया है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट हैं। आपको कौन से चाहिए, थर्ड नंबर वाले बैक्टीरिया। तो आपको जो है वो रेप्लिका प्लेट से ये पता चला कि सेकंड नंबर पर जो बैक्टीरिया हैं वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, थर्ड नंबर के बैक्टीरिया आर रिकॉम्बिनेंट। तो अल्टीमेटली आप वापस अगार प्लेट 1 पर आओगे और कौन से बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लोगे, थर्ड नंबर वाले बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लोगे। आपने यहीं पर टेट्रासाइक्लिन क्यों नहीं डाल दिया, क्योंकि ये यहीं पे किल हो जाते, पर आपको तो ये बैक्टीरिया चाहिए ना। तो आपने अगार प्लेट 2 को रेप्लिका बनाकर जो है वो इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया कि अगार प्लेट 1 पर कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन सी कॉलोनी है जिसको आपको यूज़ करना है आगे प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज बिहेविंग एज सिलेक्टेबल मार्कर टू सेपरेट नॉन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट। तो एक बार हम दोबारा से इस वाले प्रोसेस को ले लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स को साइमल्टेनियसली जो है वो स्टडी किया। वैसे तो हमने पूरे प्रोसेस को यहाँ पे जो है वो स्टडी किया है। हमने स्टडी किया कि हम जो है वो
कल्चर मीडियम में PBr 322 के काफ़ी मॉलिक्यूल्स को लेंगे और इसी कल्चर मीडियम में हम पैसेंजर जीन की कॉपीज़ को डालेंगे और इसी कल्चर मीडियम में BAM-H1 को डालेंगे। BAM-H1 PBr 322 को कट करेगा एंड पैसेंजर प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। पर हो सकता है कि कुछ प्लाज्मिड्स जो हैं उनके अंदर पैसेंजर इनकॉर्पोरेट ना हो पाए, तो इस कल्चर मीडियम में हमारे पास दो तरह के प्लाज्मिड्स रहेंगे, वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड वन रिकॉम्बिनेंट। अब हम इसी कल्चर मीडियम में होस्ट सेल ई कोलाई को डाल देंगे, डाइवेलेंट कैटायन को डाल देंगे, कल्चर मीडियम को हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे ताकि प्लाज्मिड्स ई कोलाई के अंदर एंटर। पर इस कल्चर मीडियम में कुछ ई कोलाई ऐसे ज़रूर होंगे जिनके अंदर प्लाज्मिड एंटर नहीं हो पाएगा और कुछ के अंदर एंटर हो पाएगा। सो इस कल्चर मीडियम में हमारे पास तीन तरह के ई कोलाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एक वो ई कोलाई जिनके अंदर दोनों में से कोई सा भी प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जिनके अंदर एंटर हो गए ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो दो तरह के होंगे, एक वो ट्रांसफॉर्मेंट जिनके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है और एक वो जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है। तो ये बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये बना रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमें सबसे पहले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लेना है क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेंट का ज़रूरत है। इसके लिए हम प्लेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। हम एक अगार प्लेट को लेंगे, इस अगार प्लेट पर हम एम्पीसिलिन को डालेंगे और इस अगार प्लेट पर हम कल्चर मीडियम से बैक्टीरिया को माइक्रोपिपेट की हेल्प से उठाकर और सिंगल बैक्टीरिया को प्लेट के ऊपर डिस्टेंटली प्लेस कर देंगे। तो मान लो कि हमारी प्लेट के ऊपर जो है वो तीनों तरह के बैक्टीरिया प्लेस हो गए। अब हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं और कुछ जो है वो सरवाइव नहीं कर रहे। जो बैक्टीरिया एम्पीसिलिन पर आकर सरवाइव नहीं कर पाया, इसका मतलब था कि उसके अंदर वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके अंदर PBr 322 गया ही नहीं। और जो नॉर्मल ई कोलाई होता है उसमें वो एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल में जो है वो किल हो जाता है क्योंकि इन चारों के लेकर रेजिस्टेंस ई कोलाई के अंदर नहीं होता। हमने PBr 322 डालकर ई कोलाई के अंदर एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस को हम यूज़ कर पाते हैं। सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डाई कर जाएंगे क्योंकि इनके अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है ही नहीं और इनके अंदर PBr 322 एंटर नहीं हुआ है। बाकी दोनों तरह के बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाएंगे क्योंकि इनके अंदर PBr 322 है और PBr 322 में हमने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में पैसेंजर इनकॉर्पोरेट नहीं किया था और इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, एक्टिव है। तो इस स्टेप में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज बिहेविंग एज सिलेक्टेबल मार्कर टू सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमें रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर लेना है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक वेलवेट पेपर लिया, उस वेलवेट पेपर को हमने अगार प्लेट 1 पर प्लेस कर दिया। वेलवेट पेपर पे कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गए और वो पोजीशन 1 पर कोई बैक्टीरिया नहीं है, 2 एंड 3 पर बैक्टीरिया हैं। अब हमने अगार प्लेट 2 को लिया और ऊपर वाली वेलवेट पेपर को हमने अगार प्लेट 2 पर उल्टा करके रखा, प्रेस किया ताकि वेलवेट पेपर के बैक्टीरिया अगार प्लेट 2 पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं। तो हमारे पास अगार प्लेट 2 अगार प्लेट 1 का रेप्लिका बन गया। अगार प्लेट 2 में भी 1 पोजीशन पर कोई बैक्टीरिया नहीं, 2 एंड 3 पर बैक्टीरिया हैं। एंड फिर हमने इस अगार प्लेट 2 में टेट्रासाइक्लिन को डाल दिया। तो टेट्रासाइक्लिन डालने पर जो है वो सेकंड पोजीशन वाले बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते चले गए क्योंकि इनके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो क्या था, वो एक्टिव था क्योंकि उसके अंदर पैसेंजर इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंस था और एम्पीसिलिन का भी रेजिस्टेंस था, लेकिन जो डाई हो गए वहाँ पे क्योंकि उनके PBr 322 के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर पैसेंजर इनकॉर्पोरेट हो चुका था। तो हमने जो है वो अगार प्लेट 2
का जो टेट्रासाइक्लिन है उसने हेल्प किया टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो मतलब थर्ड पोजीशन के बैक्टीरिया के अंदर हमारा फॉरेन जीन प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर प्रेजेंट है। सो वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज बिहेविंग एज सिलेक्टेबल मार्कर टू सेपरेट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। अब आपके पास अब फाइनल सिलेक्शन आपने कहाँ से करना है? अगार प्लेट 1 पर वापस आना है। अगार प्लेट 1 से आपको पोजीशन नंबर 3 के बैक्टीरिया को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये वो इन बैक्टीरिया का अब आपको कल्चर बना लेना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। इन बैक्टीरिया के अंदर जो पैसेंजर जीन है वो अपना आरएनए बनाती हुई प्रोटीन बनाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बाय पैसेंजर जीन इन होस्ट सेल। ठीक है, सो पहले तो आप ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है, फिर हम लास्ट वाले स्टेप पर आएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करो डायग्राम को। सो ये आ गया अगार प्लेट 1 हैविंग एम्पीसिलिन, ये आ जाएगा वेलवेट पेपर, agar plate 2, agar plate 2 with tetracycline. So these are non-recombinant transformant और ये आ गया recombinant transformant। non-transformant, non-recombinant transformant, recombinant transformant। तो कौन कौन सी जीन है? एम्पीसिलिन वाली एंड टेट्रा, वो तो पता ही आपको, जो डायग्राम हमने ऑलरेडी काफी बार किया डायग्राम को। अगर आप पैसेंजर जीन को एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में डालते तो हम स्टेप नंबर, ये जो अगार प्लेट 1 है, फिर यहाँ पे हम पहले क्या डालते? टेट्रासाइक्लिन, और अगार प्लेट 2 पर क्या डालते? एम्पीसिलिन को। ठीक है, नोट करो इसको।
आपने हेडिंग लिखा है सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मैं लिख लो agar plate is taken, agar plate is taken। नेक्स्ट लाइन में E. coli from above culture, E. coli from above culture are placed singly and distantly on agar plate नेक्स्ट लाइन में ampicillin is added in agar plate, ampicillin is added in agar plate, नेक्स्ट लाइन में नॉन रिकॉम्बिनेंट E. coli, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड E. coli सॉरी, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड E. coli अंडरलाइन करो, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड E. coli will not survive in ampicillin because these are without PBr 322, that is without ampicillin resistant gene, ब्रैकेट में E. coli can be killed by ampicillin, ब्रैकेट में आ जाएगा E. coli can be killed by ampicillin, नेक्स्ट लाइन में लिखो ट्रांसफॉर्म्ड E. coli will form colony, in this medium because they contain PBr 322, in which ampicillin resistant gene is active, ampicillin resistant gene is active। नेक्स्ट लाइन में in this step ampicillin resistant gene is behaving as selectable marker, to separate transformants from non-transformants, लाइन को अंडरलाइन करो ampicillin resistant gene is behaving as selectable marker to separate transformant from non-transformants। नेक्स्ट लाइन में लिखो in agar plate, two types of transformants are present,
Underline two types of transformants are present. अगली लाइन में नंबर वन recombinant transformant, recombinant transformant अंडरलाइन करो, recombinant transformant, recombinant transformant ब्रैकेट में लिखो, with passenger gene in PBR322, with passenger gene in PBR322. अगली लाइन में नंबर टू नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट अंडरलाइन करो, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ब्रैकेट में PBR322 without foreign gene, PBR322 without foreign gene, आगे लिखो नेक्स्ट स्टेप, दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट स्टेप लिखो, सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, separation of recombinant from non-recombinant transformants, separation of recombinants from non-recombinant transformants, non-recombinant transformants हेडिंग को अंडरलाइन करो, इसमें लिखो velvet paper is placed above agar plate, velvet paper is placed above agar plate. Next line में some bacteria get transfer on velvet paper from agar plate 1, This velvet paper is a replica of agar plate 1, अंडरलाइन करो, velvet paper is a replica of agar plate 1. नेक्स्ट लाइन में agar plate 2 is taken, comma, velvet paper is placed above velvet paper is placed over agar plate 2, above velvet paper is placed over agar plate 2, comma, bacteria of velvet paper get transfer on agar plate 2, Next line में agar plate 2 is also replica of plate 1, underline, agar plate 2 is also replica of plate 1. Next line में tetracycline is added on agar plate 2, tetracycline is added on agar plate 2. Next line में recombinants die in this medium, because tetracycline resistant gene is inactive. Tetracycline resistant gene is inactive due to
due to insertion of passenger in it, due to insertion of passenger, due to insertion of passenger in it. नेक्स्ट लाइन में non-recombinants form colony in this medium. Non-recombinants form colony in this medium because their tetracycline resistant gene is active. Because their tetracycline resistant gene is active, ब्रैकेट में without passenger. Next line, in this step, comma, tetracycline resistant gene is behaving as selectable marker to separate a recombinant from non-recombinant transformants. To separate recombinants from non-recombinant transformants. लास्ट लाइन को अंडरलाइन करो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप अगले वाले स्टेप को स्टडी करोगे, जहां पे हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विद इन होस्ट सेल बाय एक्टिविटी ऑफ पैसेंजर जीन.